आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है पीडीएम का लॉन्ग मार्च कब होगा और क्या लॉन्ग मार्च सिर्फ लॉन्ग मार्च तक महदूद रहेगा, इस हवाले से ऑपोजिशन खामोश। इस्तीफों के लिए एक और तारीख, ऑपोजिशन एक एजेंडे पर मुत्तफिक क्यों नहीं है। मार्का लाहौर, हुकूमत नॉन इश्यूज को इशू क्यों बना रही है। फिर बात करेंगे कि पेट्रोलियम बहरान का असल जिम्मेदार कौन है। और फिर इंसाफ की फराहमी, क्या रियासत नाकामी का एतराफ करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हुकूमत मुखालिफ ऑपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत को इस्तीफे के लिए एक और तारीख दे दी है। आज रायगढ़ में पीडीएम का इजलास हुआ, जिसके बाद सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के साथ जाती उम्रा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 31 दिसंबर तक पीडीएम की तमाम जमातों के मुंतखब अरकान असेंबली अपने अपने इस्तीफे अपनी अपनी क़यादत को जमा करा देंगे। साथ ही उन्होंने हुकूमत को 31 जनवरी तक मुस्ताफी होने की डेडलाइन दे दी है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अगर हुकूमत ने दी गई मोहलत तक इस्तीफा नहीं दिया तो 1 फरवरी को पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, जो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देगा। ताहम आवाम से अपील की जाती है कि वो लॉन्ग मार्च की तैयारी करते हैं। 31 दिसंबर तक पीडीएम के अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली अपने इस्तीफे अपनी अपनी जमात के कायदीन को पेश कर देंगे। 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा। पाकिस्तान के अवाम से यह अपील की जा रही है कि वो आज ही लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर। डायलॉग की बात है, बातचीत की बात है। मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मैं समझता हूँ पीटीएम का जो इस वक्त का मौक़िफ़ है वो लाहौर के सामने कल पेश कर लिया था कि द टाइम टू टॉक, द टाइम फॉर डायलॉग इज ओवर। अब मार्च करने का वक्त है, अब इमरान का इस्तीफ़ा लेने का वक्त। पाकिस्तान में जो ये नया ट्रेंड इस सिलेक्टेड और इसकी हुकूमत ने बनाया है दुश्मनों की तरह मुखालिफिन को ट्रीट करने का, तो मैं समझती हूँ कि हम सारी डिफरेंट जमातें हम एक कॉमन एजेंडा पे, जो अवामी एजेंडा है, पाकिस्तान का एजेंडा है, लार्जर इंटरेस्ट में जो एजेंडा है, हम उस पर मुत्तफिक हैं। और अगर इसको बियॉन्ड इमरान खान की हुकूमत जब चली जाएगी इंशाल्लाह, और ये हम इसको इंशाल्लाह एक ब्रॉडर पाकिस्तान के एजेंडे पे इस पे जरूर काम करेंगे। ऑपोजिशन जमातों ने जब से असेंबलियों से मुस्ताफी होने का ऐलान किया है, आवाम को 3 सवालात के जवाब की तलाश है। पहला सवाल, तहरीक का फाइनल राउंड यानी मार्च कब शुरू किया जाएगा। दूसरा सवाल, ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च करेगी या धरना दिया जाएगा। तीसरा और सबसे अहम सवाल, ऑपोजिशन जमातें स्पीकर के पास इस्तीफे कब जमा कराएंगी। अवाम की तरह ऑपोजिशन जमातें खुद भी इन तीनों सवालात का जवाब तलाश कर रही हैं। तवक्को की जा रही थी कि लाहौर जलसे के अंदर आर या पार होगा। इस हवाले से ऑपोजिशन जमातों ने जलसे से चंद घंटे कबल रहनुमा मुस्लिम लीग नून अयाज सादिक के यहाँ बैठक सजाई। एक ज़ोहराना दिया गया, कई मामलात पर बहस हुई, लेकिन तवील तरीन गुफ्तगू भी नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी। इसी तवालत के बायस लाहौर के जलसे पर इम्पैक्ट भी हुआ। लाहौर का जलसा मुतासिर हुआ। क़यादत ने फैसला किया कि जलसे के बाद मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। आज तवक्को की जा रही थी कि ऑपोजिशन जमातें तहरीक के हवाले से हतमी ऐलान करेंगी, लेकिन आज भी इन तीनों सवालात का जवाब मिलने की बजाय एक और तारीख दे दी गई है। एक जानिब ऑपोजिशन जमातें किसी एक एजेंडे पर मुत्तफिक दिखाई नहीं दे रही, दूसरी जानिब आज मरियम नवाज ने मॉडल टाउन में नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल वर्किंग ग्रुप इजलास की सदारत की है। इजलास में लाहौर जलसे के हवाले से पार्टी की क़यादत की बात पुरस्कार की गई है। मरियम नवाज का कहना था कि पार्टी को गलत मालूमात दी गई और मुंतखब अरकान ने भी मेहनत नहीं की। एक दूसरे की टांगे खींचने की बजाय काम किया जाता तो लोग बाहर निकलते। इजलास में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पार्टी में सजा और जजा का अमल होना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई उनसे पूछगछ की जाए। नून लीगी क़यादत के दरमियान गर्मा गर्मी के दौरान ही हुकूमत ने भी अपने वार तेज कर दिए हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दूसरी जानिब तर्जुमानों का इजलास हुआ है, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया है और पीडीएम जलसे के बाद आइंदा की हिकमत अमली और हुकूमती बयानिए पर तबादला ख्याल हुआ है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा है कि लाहौर के अवाम सियासी तौर पर बहुत बाशऊर हैं। लाहौरियों का सियासी शऊर पीडीएम के बयानियों को कबूल नहीं करेगा। मुझे लाहौरियों को जलसों के लिए निकालने में 14 बरस लगे। अब लाहौरियों ने पीडीएम शो को मुस्तरद करके बड़ा फैसला सुना दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती तर्जुमानों को गाइडलाइंस भी दे दी हैं और कहा है कि साफ साफ बता दें, एनआरओ नहीं मिलेगा। पीडीएम के जलसों में गैर जमहूरी मुतालबात किए जा रहे हैं। ऑपोजिशन की जमातों में डिक्टेटरशिप है। वज़ीर आज़म की हिदायत की रोशनी में पार्टी तर्जुमान तो लाहौर जलसे को नाकाम करार दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब मरियम नवाज की नजर में लाहौर कामयाब तरीन जलसा था। जलसागाह के अंदर एक जलसा हो रहा था, जलसागाह के पीछे एक जलसा हो रहा था। हजारों लोग थे जो काफिलों में थे, जो जलसागाह में एंटर ही नहीं हो सके।
तो मेरा ख्याल है कि अगर उन सबको इंक्लूड किया जाए और अगर ऑड्स को देखा जाए, शायद लाहौर की तारीख में ऐसा कामयाब जलसा नहीं हुआ। मीडिया जो भी कहता रहे, मुझे ये भी पता है, मुझे कल स्टेज पे खड़े हुए पता चल गया था कि मीडिया को इंस्ट्रक्शंस कहां से आ रही हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई ऑपोजिशन का जलसा कामयाब था या हुकूमत के बयानात में सदाकत है। अगर जलसा कामयाब था तो पार्टी इजलास में गर्मा गर्मी क्यों हुई है? ऑपोजिशन जमातें तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में नाकाम क्यों दिखाई दे रही हैं? ऑपोजिशन जमातों ने हुकूमत को नई तारीख क्यों दी है? क्या पीडीएम मौसम सरबा के खात्मे का इंतजार कर रही है? इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पहले कहा गया कि 8 दिसंबर को आर या पार होगा, उसके बाद 13 दिसंबर को अहम ऐलानात होंगे। 13 दिसंबर से पहले पीडीएम की जो सरबराहान है वो सब सर जोड़कर बैठे अयाज सादिक साहब के यहाँ, उसके बाद भी ऐलानात मुतवक्के थे, नहीं हो सके। आज पीडीएम का फिर इजलास हुआ है, जिसके बाद अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि लॉन्ग मार्च का आगाज कब होगा। क्या लॉन्ग मार्च ही रहेगा, धरने में बदलेगा, फिर इस्तीफे कब आएंगे? तो डेडलॉक किस जगह पर बरकरार है? देखिए, कोई डेडलॉक नहीं है और आपको पता है कि हर चीज को पहले से जो है वो शो भी नहीं किया जाता। मुसलसल मुशावरत हो रही है और तमाम जो इश्यूज हैं उनके ऊपर इत्तेफाक है और लॉन्ग मार्च भी होगा, क्योंकि लॉन्ग मार्च का तो ऐलान कल भी हो गया था, उससे पहले भी हो गया था और बता भी दिया है कि 31 जनवरी को। नहीं, देखिए, अब 13 दिसंबर के जलसे के साथ पीडीएम का पहला फेज मुकम्मल हो गया है। अब दूसरा फेज मुकम्मल होने के लिए को 35 से 40 दिन उसके आगाज के लिए दरकार होंगे। अब इस 35 से 40 रोज के अंदर क्या होगा, मतलब उसमें कैसे आप एंगेज रखेंगे अपने कारकुनान को और दीगर लोगों को? देखिए, कारकुनान जो है वो भी इंगेज है और पाकिस्तान की आवाम भी इंगेज है। ये कोई बात जो है सिर्फ इस बात की नहीं है कि ये खाली जो है सियासी जमातों के कारकुनान है। जो असल सफरिंग है वो पाकिस्तान की आवाम की है। पाकिस्तान के अवाम जो कि महंगाई की वजह से सफर कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम जो कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की सफर कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम जो बेरोजगारी की वजह से सफर कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम जो मईशत का पहिया उल्टा चल रहा है उसकी वजह से सफर कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत की नालायकी की वजह से उसके लिए आपका नैरेटिव है ना कि पाकिस्तान के अवाम हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन पीडीएम फिर हुकूमत को मजीद वक्त क्यों दे रही है? पहले कहा गया कि दिसंबर में हुकूमत चली जाएगी, फिर जनवरी का वक्त दिया गया, अब बात फरवरी तक पहुंच गई। देखिए, अभी 27 तारीख को शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की 13वीं बरसी है और पीडीएम की जमातें भी उसमें शामिल होंगी। आपको पता है कि वो हमारा हर साल जो है हमारा 4 अप्रैल को भी और 27 दिसंबर को भी, जब से शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई है, 27 दिसंबर को भी हमारा एक पीपल्स पार्टी की सीसी की मीटिंग भी होती है और हमारा एक अपना इज्तिमा भी होता है। तो ये कि वो आप मतलब अभी कितने दिन रह गए 27 तारीख को, ये तो मतलब कुछ चीजें हमारे दिलों से जुड़ी हुई हैं कि बीवी शहीद को जो है पीपल्स पार्टी का हर कारकुन जो है तो खराजे अकीदत पेश करने के लिए जाता है। वो बात आपकी ठीक है। देखिए, 27 दिसंबर और 1 फरवरी के दरमियान फिर को 30-35 दिन आ जाते हैं सर साहबा। देखिए, 31 तारीख तक तमाम इस्तीफे आ जाएंगे, 31 दिसंबर तक आ जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने जो है वर्कर्स को एंगेज रखती हैं, वो बिल्कुल रखेंगी। उसके बाद जो है जो डेट है वो हम उसके हिसाब से आ जाएंगे। आपको पता है कि बीच में कुछ नहीं, देखिए, वो इस्तीफे जो आ रहे हैं वो पार्टी क़यादत के पास आ रहे हैं। वो इस्तीफे 31 दिसंबर तक कोई आप असेंबलियों के अंदर स्पीकर साहिबान को तो पेश करने नहीं जा रहे ना, कौमी और सूबाई असेंबली के अंदर। देखिए, बात ये है कि हम वो काम तो नहीं करेंगे जो पीटीआई ने किया था, इस्तीफे दे दिए और फिर इंतजार किया कि इस्तीफे वापस हो जाए। ये सियासी पार्टीज हैं, तजुर्बेकार पार्टीज हैं और ये ग्रेजुअली अपने तमाम जो कार्ड हैं उनको इस्तेमाल कर रही हैं और बेसिकली हुकूमत को एक जो है वो डेडलाइन दे दी है कि आपको एक बेहतर तरीका है। हम नहीं चाहते कि जो है वो इस तरीके का सिचुएशन हो जहां पर जो है कोई और जो है कोई तीसरी कुव्वत उसका फायदा उठाए। तो हम बड़े रैशनल तरीके से ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं और आप ये देखें कि ये जो हमारी एक जो पॉलिसी है जिसको पहले कहते थे एक जलसे के बाद दूसरे जलसे का वक्त कैसे चलेगा, आपने देखा जलसों के बाद जलसे हुए, वक्फा भी हुआ, मोबिलाइजेशन भी हुई और इसके साथ साथ हुकूमत का फेलियर भी सामने आता रहा। इसमें जो है जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है वो अपनी जगह, सिविल सोसाइटी इसमें शामिल है। आज अगर आप देखें पाकिस्तान बाहर से भी वही आवाजें आ रही है, डॉक्टर्स भी वही कह रहे हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स भी। सर साहब, एक तासुर किया जा रहा है कि लाहौर जलसा जो पीडीएम का फाइनल जलसा था और पीडीएम ने फाइनल राउंड का आगाज वहां से करना है, वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई दी और शायद इसकी वजह यह थी कि मरियम बीबी जो 4 कदम आगे चल रही है पीडीएम से, उनको ये बताना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इसमें नहीं होगी, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी तो फिर एक डेंट पड़ सकता है, लोग कम आएंगे। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है जो कुछ लोग देने की कोशिश कर रहे हैं?
मैं देख रही हूँ कि आज जो है वजीर आजम साहब ने जो है कल के जलसे के बाद जो उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने स्पेशली जो है वो अपनी कुत्तों के साथ तस्वीर बना के शेयर की, उनके बाकी मेंबर्स ने भी उनको फॉलो किया। तो वो जो उनकी परेशानी थी, वो घबराहट थी, आज उनकी मीटिंग जो है वो तर्जुमानों की थी। और उसके बाद आप ये देखिए एक के बाद उन्होंने पार्टी तर्जुमानों को कहा है कि आपने बता देना है कि एनआरओ नहीं देना हमने। हाँ, तो उनको बोले ना, इस दफा हम उनको एनआरओ नहीं देना चाह रहे। हम कह रहे हैं इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब, आपका करप्शन का भी हिसाब होगा, आपकी नालायकी का भी हिसाब होगा। आप ये कोई बताना पड़ेगा कि आपने मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा क्यों लिया, आपको बताना पड़ेगा कि आपने मुल्क के खाद्य ताल्लुकात नहीं। तो आपसे एनआरओ मांग कौन रहा है सैर कामरान साहब, ये बताइए, क्योंकि बिलावल साहब ने कहा ये जो टेलीफोन कर रहे हैं, टेलीफोन करना बंद करें, ये पैगाम किसको दे रहे थे बिलावल साहब? देखिए, बात ये है कि एनआरओ के बगैर ये आपको ख्याल है कि ये एहतसाब के बगैर जाएंगे? इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब का नाम ईसीएल में होना चाहिए, इनको फरार का रास्ता नहीं मिलना चाहिए। आप ये बताएं कि ये जो कहते हैं मुझे पता नहीं था, हमसे गलत फैसला हो गया, IMF के पास पहले जाना चाहिए था, हमसे गलत फैसला हो गया, दवाइयों की कीमतें 500 गुना बढ़ गई, हमसे गलत फैसला हो गया, आटा चीनी नायाब हो गया, हमसे, यानी इनके गलत फैसले ने पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन तबाह कर दी। इनके गलत फैसलों ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जो है एक आजमाइश में डाल दिया। इनके गलत फैसलों ने खलीजी ममालिक में जो पाकिस्तान तारीखीन वतन पाकिस्तानी है उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। इनके गलत फैसलों पे कोई एहतसाब नहीं होगा। मैं कहती हूँ एक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने दे, एक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने दे, आपको ये भी पता लग जाएगा कि करप्शन कहाँ हुई, आपको ये भी पता लगेगा कि ये जो कठपुतली की बाकी डोरियां किधर है, और इसके इशारों पे पाकिस्तान के अंदर तबाही का एजेंडा लेकर आए हैं। वो तबाही जो एक कंटेनर पे खड़े होकर ऐलान करते थे कि हुंडी से पैसा भेजो। कल जो सबसे अच्छी चीज थी, जो सबसे अच्छा आईना था, वो इनकी पुरानी तकारीर जो दिखाई गई इनके सामने, वो इनके पास उसको देख के कोई जवाब नहीं था। आज ये यकीन है उन्होंने पूरे हुकूमती रिसोर्सेज, इन्होंने अखबारात भर दिए इश्तिहारात से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पीडीएम की जानिब से लायबल पेश किया जा रहा है, मुज़ाकरात नहीं होंगे, लॉन्ग मार्च के लिए वफाकी दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ेंगे और कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत जारी की गई है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दूसरी जानिब हुकूमत नॉन इशूज को इशू क्यों बना रही है, इस मामले को उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ऑपोजिशन जमातों के लाहौर जलसे के इख्तिताम के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। हुकूमती तर्जुमान जलसे को नाकाम करार दे रहे हैं, जबकि ऑपोजिशन जमातें अपने जलसे को कामयाब तरीन करार दे रही हैं। ये बहस और इस पर गुफ्तगू शायद ला हासिल है, लेकिन ऑपोजिशन की जानिब से मीनार पाकिस्तान के साए तले हुकूमत से चंद सवालात पूछे गए हैं, जिनका जवाब देने की बजाय हुकूमती तर्जुमान महज कुर्सियां गिनने में मसरूफ है। ऑपोजिशन जमातों ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का जिम्मेदार बराह रास्त हुकूमत को करार दिया है। पीडीएम क़यादत ने हुकूमती पॉलिसियों को नाकाम करार दिया है, साथ ही हुकूमत पर माशी तबाही की जिम्मेदारी भी आयद की है। इन्हीं इल्जामात के बाद ऑपोजिशन जमातों ने हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी किया है। पीडीएम ने मीनार पाकिस्तान के साए तले हुकूमत से मुज़ाकरात के इम्कानात को यकसर मुस्तरद भी किया है। चेयरमैन पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जारहाना अंदाज इख्तियार करते हुए अपने मुतालबात पेश किए। वो क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। फोन कॉल करना बंद करे, राब्ता करना बंद करे, कोई हमारे दरमियान में कोई दरार पैदा नहीं हो सकता। अब ताबेदार खान एनआरओ मांग रहे तो याद रखो कि नवाज शरीफ अवाम की रोटी चोरी करने वाले ताबेदार को एनआरओ नहीं देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये क्यों कहा कि अब वो किसी से राब्ता नहीं करेंगे, वो हुकूमत की कोई बात नहीं सुनेंगे। इसका जवाब गुज़श्ता दिनों चलने वाली बहस में तलाश किया जा सकता है। लाहौर जलसे से कबल मीडिया पर खबरें आई कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ते किए जा रहे हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी क़यादत को पीडीएम से निकाला जाएगा। इसका एतराफ़ जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने हमारी प्रोग्राम में किया। वो क्या कह रहे थे, जरा एहसन इकबाल साहब ने जो हमारी तो की वो भी आपके सामने रखता है। कुछ हमसे राब्ता कर रहे हैं और अक्सरियत पीपल्स पार्टी से राब्ता कर रही है, चूंकि इनकी अक्सरियत पीपल्स पार्टी को छोड़ के पीटीआई की तरफ गई थी। लाहौर जलसे में ऑपोजिशन के इल्जामात और मुतालिबात का जवाब देने की बजाय पंजाब और वफाक में मौजूद हुकूमती तर्जुमान जलसे की नाकामी का राग अलापते रहे। यहाँ तक कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने ट्विटर हैंडल से जलसे की खाली कुर्सियों की वीडियोस शेयर की और कहा कि जलसे के शुरका ने एसओपीज़ की पाबंदी की है।
वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी लाहौर जलसे को अपोजिशन की नाकामी करार दिया। हुकूमती तर्जुमानों ने अपोजिशन के मुतालबात को लायानी करार दिया है। हालांकि माजी में खुद पीटीआई अंपायर की उंगली के जरिए इस्तीफा मांगती रही है। साथ ही दावे किए जाते रहे कि अगर 5000 अफराद भी उनके खिलाफ खड़े हो गए तो वो इस्तीफा दे देंगे। जब अंपायर की उंगली इधर चली जाती है तो क्या हो जाता है? आपको पवेलियन में वापस जाना पड़ता है। अब ऑपोजिशन की जानिब से पॉलिसीज पर तनकीद में हुकूमत को साजिश नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि 2.5 सालों के दौरान मुल्की मईशत में गिरावट का जिम्मेदार कौन है? आटा, चीनी, पेट्रोल, बिजली और गैस बहरान में नाकामी किसके खाते में डाली जाएगी? हुकूमती नाकामियों पर अवाम सरापा एहतजाज है। हुकूमत अवाम के सवालात का जवाब देने से क्यों कतरा रही है? ऑपोजिशन जमातों ने हुकूमत से डायलॉग का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। अब हुकूमत क्या ऑप्शन इस्तेमाल करेगी, तमाम जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त तर्जुमान पंजाब हुकूमत नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए। ऑपोजिशन ने खम ठोक कर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। कोई डायलॉग वायलॉग नहीं होंगे, अब सिर्फ लॉन्ग मार्च होगा। ऑपोजिशन के लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अपोजिशन को वो तमाम हक हासिल है जो वो इस मुल्क में करना चाहते हैं। वो सारा ना सिर्फ अवाम उस चीज से वाकिफ है, हम भी उससे वाकिफ है। मैं समझता हूँ उन्होंने अपना हक इस्तेमाल करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कानून आइन की अमलदारी के लिए जो कुछ होगा वो करना है। हमने क्वेश्चन इसमें ये देखना है कि इस लॉन्ग मार्च की जरूरत क्यों पेश आ रही है। ये तो वो तमाम अकाबरीन ने जो फरमाया करते थे। नदीम कुरैशी साहब, उससे पहले जरा मुझे बताइएगा कि हुकूमत के करने का काम यह है कि आपने उससे पहले डीजे भट्ट को उठाना है। हुकूमत के करने का काम यह है कि भट्ट कड़ाई के मालिकान के खिलाफ FIR का इंदराज करना है। हुकूमत का काम यह है कि कुर्सियां नहीं देनी। हुकूमत का काम यह है कि कंटेनर नहीं देने। क्या ये करने के काम है हुकूमत के? रेहान साहब, पहली बात तो यह है कि इन लोगों को, इस अपोजिशन को लॉन्ग मार्च करना चाहिए। लाहौर में मौजूद मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ जिनकी पूरी टीम ने करीम के जलसे का बायकाट किया। मैं आपको ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। PMLN ने कल अपनी सियासत के ताबूत से आखिरी कील ठोकी है। जिस तरह से लाहौर के लोगों ने इनके सारे शो को फ्लॉप किया, अब उसमें ये रिवेंज कर रही है क्योंकि इनकी ख्वाहिश है ये खबरों में रहे। नदीम कुरैशी साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, यहाँ भी मुझे आपको रोकना पड़ रहा है सर। PDM के इस जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़राए इत्तलात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी और सूबाई वज़रा आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और उसमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि नंबर बहुत थोड़ा था। कैलकुलेशन करने की कोशिश की जाती है, ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल्स के ऊपर की जाती हैं और उसमें फोटोज शेयर की जाती है, कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों के साथ। आपको मालूम है कि पैंडेमिक है, जलसे से पहले ही आप ही रोकते हो ऑपोजिशन को कि लोगों को इकट्ठा ना करे, कोरोना फैलेगा, और उसके बाद आप इंस्टिगेट करते हैं कि नंबर तो बहुत थोड़ा था। इसकी कोई हिकमत बता सकते हैं सर? देखिए रेहान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ये जो ब्लेम गेम जारी है, ये जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है इन सारे थिंक टैंक्स ने, इनका प्लान ये था कि लाहौर में कोई मॉडल टाउन जैसा वाकया हो। इस मॉडल टाउन वाकये में शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने निहत्ती खवातीन पर गोलियां बरसाई थी। नदीम कुरैशी साहब, इररेलेवेंट एग्जांपल मत कोट करें, इररेलेवेंट कंपैरिजन ना करें सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जस्ट स्टिक टू द टॉपिक जिसकी बात मैं कर रहा हूं सर। स्टे फोकस्ड प्लीज। इसका ताल्लुक सारे मॉडल टाउन से नहीं है सर। आपने मेरी बात मुकम्मल होने देनी है। कल देसी घी से बनने वाले वो 42 डिशें जिसे खाकर ये APTM के कायदीन गरीब आवाम की बात करने के लिए, मजदूर की बात करने के लिए, महंगाई की बात करने के लिए गए, जिस तरह से इन्होंने APTM की स्टेज पर खुश्क मेवा सीन किए, जिस तरह से मरियम साहबा ने चाय पेश की भुट्टो को, मैं समझता हूँ ये ना सिर्फ गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इनका टारगेट सिर्फ नदीम कुरैशी साहब, PDM के उसी कंटेनर से, उसी स्टेज से ये बात हुई कि किस तरह आटा स्कैंडल सर उठाता है, हुकूमत खामोश रहती है। किस तरह चीनी माफिया सर उठाता है, हुकूमत खामोश रहती है। किस तरह बदतरीन पेट्रोल बहरान सर उठाता है, हुकूमत को पता ही नहीं चलता, हुकूमत को मिसगाइड किया जाता है। आप बात कर रहे हैं कि खुश्क मेवाजात खा रहे थे, तो दूसरी तरफ बनी गाला से तस्वीर आ रही थी जहां पर जानवरों को दाना दुनका दिया जा रहा था, लेकिन शायद गरीब आदमी के लिए हुकूमत को देने के लिए कुछ नहीं है हुकूमत के पास, और ना ही उन बातों का जवाब दिया जा रहा है जो लॉजिकल गुफ्तगू की जा रही है स्टेज के उस पार से। ये आपका कंपैरिजन है, लेकिन कोई पीपल्स पार्टी के उस लीडर से जो यहाँ कल बहुत बड़ा इनकलाबी लीडर बन रहा था, पूछ सकता था कि जनाब बिलावल जरदारी साहब, 18th अमेंडमेंट के बाद तो सूबों के पास बड़ा इख्तियार है कि आपका सिर्फ पिछले 13 साल में तबाह हाल नहीं हुआ,
क्या सिंध का हर ही किसान मजदूर गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं चला गया? क्या आज भी सिंध में जो हालात 1820 से पहले के नहीं है? किसी ने नहीं पूछा। मरियम सभा ऐलान कर देती कल के जलसे में कि हमारे मिल से आज के बाद 50 रुपए किलो चीनी। नदीम कुरैशी साहब, आप समेत हुकूमत के तमाम तर्जुमानों की गुफ्तगू से मुझे ये लग रहा है कि हुकूमती तर्जुमान और खुद हुकूमत पीडीएम फोबिया का शिकार है और वाकई अंडर प्रेशर है, दबाव महसूस कर रहा है आप? ये आपकी सोच पर पाबंदी नहीं है। मैं तो आम आदमी का नुमाइंदा हूँ। मैंने तो समझा कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं दिलासारी, कहीं ना कहीं अफसुर्दगी आ जाती है। इन्होंने हम सबको मुतफ़िक़ कर दिया। देखिए, इस वक्त हुकूमत का तमाम तर फोकस सिर्फ पीडीएम है। इस वक्त एक कॉमनर फोकस दिखाई नहीं दे रहा। वो एक जलसा करते हैं, आप दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और उन्हीं के जलसों के जवाबात देते हैं। इससे आम आदमी का फायदा नहीं हो रहा। नदीम कुरैशी साहब, सवाल मेरा बड़ा सादा सा है। आपने ये देखा कि किस तरह से मरियम औरंगजेब ने और मरियम नवाज ने हाबिब हुसैन रजवी मरहूम के जनाजे की तस्वीर लगाकर इस जलसे पर मैच करने की कोशिश की गई। मैं आपकी बात को बिल्कुल आपकी बात को मानूंगा कि ये जुल्म हो रहा है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की आवाम के साथ, लोगों की जानों से खेला जा रहा है। जो तस्वीर शेयर कर रहे हैं, मेरा ख्याल ये इररिलेवेंट डिबेट है। इस डिबेट का ताल्लुक एक कॉमनर के साथ नहीं, आम आदमी के साथ नहीं है कि उसके जलसे में कितने लोग थे, हमारे जलसे में कितने लोग थे। मेरा ख्याल है कि इससे आम आदमी को ना तो रोटी मिलेगी ना ही रोजगार मिलेगा। नदीम कुरैशी साहब, इंशाल्लाह आम आदमी को रोटी भी मिल रही है, आम आदमी को रोजगार भी मिल रहा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पिछले 6 माह में देखे, डॉलर का रेट देखे, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट देखे, पाकिस्तान में चीजों के ध्यान देखे, लोगों का माहौल देखे। इतनी बड़ी वबा को आपके इसी हेल्थ सिस्टम ने ना सिर्फ अल्लाह के फजल से कंट्रोल किया, कौम को सेव किया। पाकिस्तान के इंटरनेशनल आज की खबर है कि बिजली 1 रुपए कुछ पैसे महंगी हो गई है, मैं ये भी देख रहा हूं। आज की खबर है कि गर्दिशी कर्जे में कितना इजाफा हुआ है, ये भी देख रहा हूं। टैक्स टू जीडीपी रेशो आज क्या है और इसका कंपैरिजन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दौरे हुकूमत से क्या है, ये भी देख रहा हूं। और ये आप भी देख लीजिए नदीम कुरैशी साहब, ये है रियल इश्यूज, ये है रियल डिबेट जिस पर बात होनी चाहिए। मैं कर दूं, मैं हर स्पेसिफिक डिबेट के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट का टारगेट आम आदमी की बेहतरी है। पीडीएम की तरह से अपनी लीडरशिप पर कायम मुकदमा का खात्मा नहीं है। वो को इज्जत देने वाले आज लॉन्ग मार्च करने चले हैं, उनको पता है। अच्छा, जाते जाते मुझे एक सादा से सवाल का जवाब दे दें, किसी को एनआरओ देने का इख्तियार आपके पास है? आज भी खान साहब ने हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में कहा कि बता दीजिए कि एनआरओ नहीं दूंगा। एनआरओ दे सकते हैं आप? मेरी जान, ये एनआरओ के नाम पर इतने सीखता क्यों होते हैं? आज पाकिस्तान में नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि एनआरओ दे सकते हैं आप? नहीं, मैं आपको एक गल कर दूं। पाकिस्तान में एनआरओ लेने वाले जो बेनिफिशियरी हैं वो साइंसदान हैं जो एनआरओ, मैं एनआरओ देने वालों की बात कर रहा हूं। क्या आपके पास एनआरओ देने का इख्तियार है नदीम कुरैशी साहब? मैं आपको एक गल कर दूं, मुझे नहीं इख्तियार। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, मुझे ये बता दें पॉलिटिकल वर्कर पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ से एनआरओ लेने वाले कौन लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क पे एनआरओ के जरिए अपनी ब्लैक मनी को वाइट करवा? कौन लोग हैं जिनके नाम के साथ हिस्ट्री में हमेशा एनआरओ लिखा जाएगा? आप एनआरओ के नाम पे सीखता होना, एनआरओ के नाम पर छलांगे लगाना, एनआरओ बड़ी चीज समझना। आज पाकिस्तान का वो बच्चा जो आज 20 साल का है और जनरल मुशर्रफ के दौर में 10 साल का था, शायद उसको ना पता एनआरओ क्या है। आपको और मुझे पता है कि किन्होंने एनआरओ लिया, अपने काले जराइम पर एनआरओ लिया, किस तरह से अपनी ब्लैक मनी को फाइट किया, पाकिस्तान का बच्चा जानता है। मैं आपको एक गल कर दूं, इमरान खान ने जो कहा कि ये सब इकट्ठे होंगे, आज कौम देख रही है वो सब नौकरबाज इकट्ठे हैं जो इस सारे सिस्टम के ना सिर्फ बेनिफिशियरी हैं बल्कि इस मुल्क के सिस्टम को तोड़ करने में जिनका बहुत बड़ा हाथ है। आप लोग पूछते हैं क्या 35 साल इक़्तिदार में रहे हैं, आपको कौन सा गर्व सवारे लगा आवाम का? अपने इक़्तिदार में तो आपने कभी आवाम की परवाह नहीं की। नदीम कुरैशी साहब, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तर्जुमान पंजाब हुकूमत नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि पेट्रोल बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट में असल किरदार नजरअंदाज क्यों किए गए हैं। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रवा साल जून में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने के बाद से पेट्रोल का शदीद बहरान पैदा हो गया था, जिस पर वजीर आजम ने तहकीकात का हुक्म दिया और ओगरा ने 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी OMCs को बहरान का जिम्मेदार करार दिया।
जबकि 3 कंपनीज पर जुर्माना भी किया गया। बादशाह मामला लाहौर हाईकोर्ट तक पहुंचा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस कासिम अली खान की सरबराही में कायम बेंच ने बहरान की तहकीकात के लिए आला सतह का कमीशन बनाने का हुक्म दिया। आज उस कमीशन की रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में चंद बुनियादी सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश की गई है। पेट्रोल बहरान के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा थे? मुल्क में पेट्रोल की वाफर मौजूदगी के बावजूद बहरान पैदा क्यों हुआ? वफाकी हुकूमत और ओगरा से हकायक किसने और क्यों छुपाए? ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में बहरान के जिम्मेदार पेट्रोलियम डिवीजन के ज़िली इदारे करार दिए गए हैं। FIA की तहकीकात के दौरान निजी मार्केटिंग कंपनीज के जखीरे की जांच पड़ताल की गई, जिसके दौरान इंकशाफ हुआ कि निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बहरान का सबब बनी, जिन्होंने पेट्रोल पंप्स को जानबूझकर सप्लाई रोकी। इन कंपनीज ने पेट्रोल का वापर जखीरा होने के बावजूद मसनूई बहरान पैदा किया, जबकि वजारत पेट्रोलियम DG ऑयल पेट्रोल की दस्तयाबी यकीनी बनाने में भी नाकाम रहे। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल बहरान के दौरान कंपनियों के पास जखीरा वाफर मिकदार में मौजूद था, मगर हुकूमती इदारों ने कंपनियों के जखीरे की जांच तक नहीं की। कमेटी के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश कर दी है और वज़ीर आज़म को पेश करदा दस्तावेजात के मुताबिक ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन के ज़ेली इदारों के दरमियान राब्तों का फुकदान रहा है। मुतल्लिका इदारों के दरमियान मालूमात के तबादले का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं। तहकीकाती रिपोर्ट में FIA की जानिब से वजारत पेट्रोलियम से पूछे गए सवालात के जवाबात को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। दस्तावेज के मुताबिक वेटनरी डॉक्टर शफी आफरीदी को वजारत में DG ऑयल लगाया गया। शफी आफरीदी के पास ऑयल सेक्टर के काम का कोई तजर्बा नहीं था, एक्सपर्टीज नहीं थी, जबकि शफी आफरीदी रिसर्च ऑफिसर इमरान अबड़ो की तौसीक के लिए खिलाफ ज़ाब्ता सिफारिश करते रहे। FIA की तहकीकाती रिपोर्ट तो सामने आ गई, लेकिन इसके कई सवालात जन्म ले रहे हैं। क्या बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ रियासत कार्रवाई करेगी? क्या आटा, चीनी और बिजली बहरान की तरह ये रिपोर्ट भी महज रिपोर्ट ही रहेगी? एक वेटनरी डॉक्टर को DG ऑयल लगाने के पीछे असल मकासद क्या थे? निजी कंपनीज ने किसकी आशीर्वाद से पेट्रोल की सप्लाई रोकी? रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात किए गए? इस हवाले से रिपोर्टर अवैस कियानी इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपके वक्त के लिए। ये कहिएगा कि पेट्रोल बहरान से मुताल्लिक FIA ने तहकीकात मुकम्मल कर ली और अब ये रिपोर्ट बताया जा रहा है कि काबीना में पेश की जाएगी। कैबिनेट मीटिंग भी कल होने जा रही है। आपकी मालूमात क्या कहती हैं? इस रिपोर्ट में मुल्क में शदीद पेट्रोल बहरान की जिम्मेदारी किस पर डाली जा रही है? देखें, ये जो कमीशन फॉर इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत ये कमीशन कायम किया गया था और इसकी मंजूरी भी वफाकी काबीना ने दी थी और 2 दफ़ा जो है इसमें अमेंड किया गया था। मतलब कि 28 जुलाई को एक दफ़ा जो काबीना ने मंजूरी दी थी, उसके बाद अगस्त में भी वज़ीर आज़म ने कहा था कि इस जो कमीशन के ये TORs होने चाहिए, तो 1 माह भी इसमें ताख़ीर लगी। उसके बाद जो अबू बकर जो बख्श हैं जो कि डायरेक्टर हैं FIA के एडिशनल डायरेक्टर, उनकी सरबराही में जो 7 रुकनी जो एक वफ्द था, जो मेंबरान थे कमीशन के, उन्होंने इस पर तहकीकात की और बिल आखिर अब जो है जाके ये रिपोर्ट सबमिट करवाई गई है। हमारे जो ज़राए थे क्योंकि इस पर काफ़ी काम हो चुका था, तो पिछले हफ्ते भी हमने कुछ चीज़ें जो हैं इस रिपोर्ट की वो लाई थी और आज भी कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। लेकिन रियान साहब, जो एक्चुअल जो इशू है कि बहरान क्यों पैदा हुआ था, क्या वजूहात थी, जिम्मेदार कौन है, ये तमाम तर ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फोकस करना था। और अब जो सबसे अहम जो चीज़ थी कि बेसिकली जो ऑयल लॉबी है जिसका जिक्र अक्सर जो इक़्तिदार के जो ऐवानों में होता है, गो के अब जो मौजूदा जो वजीर हैं वो इसको डिनाई करते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि साबिक जो वज़ीर आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर भी थे, उन्होंने अपने पास पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी रखी हुई थी, वो बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने ये बात की थी कि ऑयल लॉबी जो है वो उनको काम नहीं करने दे रही थी। तो वो जो यहाँ पर जो जून में जब ये बहरान आया था, तो उस वक्त भी ऑयल लॉबी मुतहरिक हो गई थी। बेसिकली जो कोरोना के वक्त जो दिनों में जब जो इंटरनेशनल लेवल पर ऑयल प्राइसेस कम हुई थी, तो उसका जो इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान में भी जो है इसकी कीमतें कम कर दी गई थी और यह कहा गया था कि रिलीफ जो है वो नीचे आम सारे तक पहुंचे। लेकिन जो है कुछ हुकूमती नाअहलियों की वजह से और जो ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम डिवीजन की उस पर बहुत बड़ा किरदार है, उसकी वजह से जो है और ऑयल लॉबी की वजह से वो रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंच सका। क्योंकि जो 1 माह जो इसमें जो कीमतें कम की गई थी, तो अगले माह जो है 25 रुपए तक जो आपको याद होगा कि जिस वक्त मुल्क में शदीद पेट्रोल बहरान था, तो उस वक्त एक तासुर दिया जा रहा था कि OMCs के पास डिपोज में ऑयल मौजूद है, लेकिन वो ऑयल फरोख्त के लिए पेश नहीं किया जा रहा है। तो क्या इस रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन करने की कोशिश की गई है कि बुनियादी तौर पर OMCs ने किसके कहने पर ऑयल सेल से रोक दिया था?
बिल्कुल जी, इस पे काफी डिटेल ये रिपोर्ट है और हमारे जराए बता रहे हैं कि इसमें जो हमारे पास जो हिस्सा है वो बहुत मुख्तसर है, लेकिन जो OMCs हैं सवाए PSO के दीगर जो जितनी भी जो प्राइवेट जो कंपनीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उन पर ये जो है बात आ रही है और बेसिकली उनको बचाया जा रहा था इनिशियली स्टेजेस पे, क्योंकि जो महकमे हैं, जो सबसे अहम जो पेट्रोलियम डिवीजन का जो महकमा है, जो DG ऑयल, उसका ओगरा का हाइड्रोकार्बन जो है एक जो इनका इदारा है, एक्सप्लोसिव जो डिपार्टमेंट है, ये तमाम तर डिपार्टमेंट इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो स्टॉक्स का देखें कि क्या 14 से 22 दिनों का स्टॉक जो है वो उनके पास OMCs के पास मौजूद है कि नहीं। जब ये ठीक है, रेगुलेटर की जरूर रिस्पांसिबिलिटी कि वो चेक करे कि 22 रोज का स्टॉक मौजूद है या नहीं है। तो पता तो ये लगाया गया कि स्टॉक मौजूद था, लेकिन OMCs ने तेल को फरोख्त करने से इनकार कर दिया था। अब OMCs के रिजर्वेशंस क्या थे, क्योंकि हुकूमत उस वक्त ये चाह रही थी कि बराह रास्त आम आदमी तक जो असरात है कोविड के, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, वो पहुंच सके। लेकिन OMCs के हाथ तहफुजात क्या थे और फिर उन कंसर्न्स को एड्रेस क्यों नहीं किया गया हुकूमत की तरफ से? देखें रेहान साहब, सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा कि उस वक्त ये हुआ था कि इनके पास OMCs के पास स्टॉक मौजूद था, लेकिन जब ऐलान कर दिया गया हुकूमत की तरफ से कि प्राइसेस कम कर दी गई, तो जो ऑयल स्टॉक उन्हें लाया था तो उनका ये कहना था कि उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हालांकि ये वही OMCs हैं जो कि सालों साल जो है ये मुनाफे में जाती हैं और ये तमाम तर चीजें थी, लेकिन उस पर हुकूमती इदारों ने आंखें बंद की हुई थी। और जब मीडिया पे जब ये रिपोर्ट हो रहा था, उसके बाद ओगरा अथॉरिटी जो कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है DG ऑयल के साथ कि उन्होंने चेक करना होता है स्टॉक्स, उन्होंने फिर एक्शन लिया और बहुत सी जो 5 से 6 OMC जो थी उनको 5-5, 10-10 लाख रुपए से ज्यादा के जो है वो जुर्माने भी उस वक्त हुए थे। तो उस वक्त की तहकीकात को लेकर सारा प्रोब किया गया और अब इस रिपोर्ट में बताया गया है कि OMC के पास वाफिर मिकदार में स्टॉक मौजूद था, लेकिन आगे उन्होंने जो डिपो और डिपो से जो पेट्रोल उनके जो स्टेशन हैं, जो हर OMC का अपना पेट्रोल स्टेशन होता है, उनको तेल उन्होंने सप्लाई नहीं किया। और उनकी सिर्फ एक ही वजह थी जो कि नदीम बाबर साहब को उन्होंने बताया था और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी ये बात बताई गई थी उस वक्त, जो इस रिपोर्ट में भी हमारे जराए बता रहे हैं कि चीज है कि हम ये नुकसान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और अगर यही तरीका कार रखा गया तो हम OMCs का ऑपरेशन बंद कर देंगे। एक किस्म का ब्लैकमेल किया गया था उस वक्त हुकूमत को, और हुकूमत जो ऑयल लॉबी जो थी उसके कहने पे मुझे खुद जो है पेट्रोलियम डिवीजन ने कहा था कि अगले माह जो है एक जबरदस्त इंक्रीज आएगा और वही चीज हुई और अब इस रिपोर्ट में भी इसकी निशानदेही की गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस आपके वक्त के लिए। हमारे रिपोर्टर अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि आम आदमी को इंसाफ के हुसूल में मसाइल का सामना क्यों करना पड़ता है। इस मामले को उठाएंगे, उस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। किसी भी माशरे में अमन सलामती का दारोमदार इंसाफ की फराहमी पर है। अगर माशरे में इंसाफ का बोलबाला है तो हर तरफ अमन सलामती का दौर दौरा होगा। वो माशरे तबाही और बर्बादी से हमकिनार हुए जिन्होंने ना सिर्फ इंसाफ से मुंह मोड़ा, बल्कि कमजोर की दाद रसी और इंसाफ की फराहमी से किनारा कशी की और उनके हुकूक गसब किए। पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम कैसा है? आम आदमी को इंसाफ की फराहमी में ताखीर क्यों पेश आती है? तहरीक इंसाफ के दौर में इंसाफ की बेहतरी के लिए इकदाम क्यों नहीं उठाए जा सके? PTI ने अवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए क्या वादे किए? इन तमाम तर सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियों को इंसाफ की फराहमी में ताखीर के केस पर बात करते हैं। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियों को इंसाफ की फराहमी में ताखीर के केस पर समाअत की, जिस पर अदालत ने वफाकी हुकूमत पर इजहार बरहमी करते हुए मुशीर दाखिला शहजाद अकबर को तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस नल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इंसाफ की फराहमी में तमाम रुकावटें रियासत की तरफ से और इल्ज़ाम अदालतों पर आता है, जबकि रियासत फौरी इंसाफ की फराहमी की जिम्मेदारियां अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब बताएं ये आइन कब आया था? आइन में लिखा है कि जल्द और फौरी इंसाफ हर शहरी को फराहम किया जाएगा। अदालतें देख लें आपने किस हाल में बना रखी हैं और शहरियों को वहां कितने मसाइल हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि इंसाफ की फराहमी में तमाम रुकावटें रियासत की तरफ से और इल्ज़ाम अदालतों पर आता है। आप जो रिपोर्ट जमा कराते हैं उनसे कोई दिलचस्पी नहीं है। अमलन बताएं क्या किया? 10 दिन का वक्त है, हमें कोई
अमली हल बताएं, वरना आला तरीन ओहदेदार को तलब करेंगे। अदालत ने कहा कि रियासत फौरी इंसाफ की फराहमी की जिम्मेदारियां अदा करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। ये वफाकी दारुल हुकूमत है जिसको मॉडल होना चाहिए था। शहजाद अकबर पेश होकर मुतमईन करें क्या इकदामात किए जा रहे हैं। बार काउंसिल समेत फरीकैन ने जो तजावीज़ दी थी उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ है। यकीनन तहरीक इंसाफ, जिसकी बुनियादी शहरियों को इंसाफ दिलाने के नारे के तहत रखी गई थी, उसी के दौरे हुकूमत में रियासत की नाकामियों का इजहार यकीनन पीटीआई क़यादत के लिए भी एक सवालिया निशान है। आज हम मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके वादे याद दिलाते हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ आम लोगों के लिए हमने इंसाफ का निज़ाम ठीक करना है। मैंने चीफ जस्टिस के साथ हमने मीटिंग करनी है। हमने ये जो अदलिया अदालतों में जो लोग सालों केसेस चलते हैं, नीचे मसले हैं, कचहरियों में मसले हैं, लोगों के, आम आदमी को मुसीबत है। अब हम इंशाल्लाह नेशनल लेवल के ऊपर ये करेंगे कि केसेस। मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब, आपके वादों के बरक्स लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तकरीबन 19 लाख मुकदमे मुख्तलिफ अदालतों में फैसलों के मुंतज़िर हैं। मेरे रियासत में कई मुकदमात ऐसे हैं जो तकरीबन 25 साल से फैसलों का इंतजार कर रहे हैं, और जो साइलीन अदालतों का रुख करते हैं वो एड़ियां रगड़ कर बिस्तरे मर्ग पर पहुंच जाते हैं। 5 हाई कोर्ट्स में 2,93,947 मुकदमात और सुप्रीम कोर्ट में 38,539, जबकि निचली अदालतों में तकरीबन 16 लाख से ज़ायद मुकदमे सालों से फैसलों के मुंतज़िर हैं। सवाल पैदा होता है कि वज़ीर आज़म शहरियों को इंसाफ दिलाने के लिए मौसर निज़ाम लाने में अब तक नाकाम क्यों है। मेरे रियासत तरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब, इंसाफ वो है जो दिखाई दे, इंसाफ वो नहीं जो सुनाई दे। इंसाफ के हुसूल के लिए दर बदर ठोकरें खाती उम्र रुबाब और उस समेत बहुत सारे ऐसे साइलीन आपसे इस्तफसार कर रहा है कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, मुझे ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।